थैंक यू। यानी समझो आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस इंडिया में है, तो आप इंडियन करेंसी में ही काम करोगे, इंडियन करेंसी में भी आपका कारोबार होगा, वहीं पे आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसी इंडियन करेंसी में करोगे। पर जब आप एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे, दूसरे कंट्री में करोगे, तो दूसरे कंट्री का आपको ट्रांजैक्शन करना जरूरी होता है, राइट। बट आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो ट्रांजैक्शन लास्ट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट। पर फाइनेंशियल जो प्रिपेयर्डनेस है आपका, वो सब आपको आपके कंट्री के करेंसी में ही करना पड़ता है। यानी आपका कारोबार चल रहा है बाहर, पर जब भी आप रिपोर्ट करोगे, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, तब आपको आपके कंट्री में ही करना पड़ता है, राइट। तो अभी इस टॉपिक में यही देखना है कि आपके कंट्री में जो दूसरे कंट्री का जो आप बिजनेस कर रहे हो, दूसरे कंट्री का जो भी करेंसी है, उसके साथ आपके करेंसी का कंपेयर करके आपको रिपोर्ट बनाना है, आपको अकाउंटिंग रखना है। तो कैसे रखना है, ये टॉपिक में वही सीखने वाले हैं। A transaction A transactions like sale or purchase of goods involves two parties. Okay? यानी जब भी आप परचेस करते हो, सेल करते हो, तो उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व रहती है, राइट। Whenever such transaction is entered with another party situated in India, the transaction is in Indian currency. Recording of such transactions does not pose any problem. यानी जब भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, आपके कंट्री में ही करोगे, समझो इंडियन ही कंपनी है और इंडिया में ही कर रहे हो आप, तो फिर आपको उस ट्रांजैक्शंस में, रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, इशू नहीं आएगा। बट if the other party is located outside India, then the transaction entered might be in foreign currency, and then we have to translate this transaction from foreign currency into Indian currency. यानी जब आपका अदर कंट्री के साथ अगर व्यवहार होगा, तो अदर कंट्री के साथ जब भी व्यवहार होगा, तो उसका जो करेंसी है उसका कन्वर्टेशन करना, ट्रांसलेशन करना जरूरी होता है आपके कंट्री में। आप इंडियन कंपनी हो रहा है, तो इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करना जरूरी हो जाता है, राइट। दिस ट्रांसलेशन इज डन बाय अप्लाइंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स प्रिवेलिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। आप कैसे कर सकते हो, जब आप आपका बिजनेस करोगे, आप ट्रांजैक्शन करोगे, उस डेट को, उस फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या है, वो एक्सचेंज रेट से ही आप कर सकते हो। यानी उसी दिन का एक्सचेंज रेट क्या है, उसके साथ आपको कंपेयर करना जरूरी होता है आपके कंट्री के साथ। ओके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 डील्स विथ रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ सच टाइप ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 में क्या दिया है, ये जो रिकॉर्डिंग ट्रांसलेशन है, जो अदर कंट्री का आपके कंट्री के साथ, उसके बारे में डिटेल में उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, नंबर 11। ओके। कई डेफिनेशंस है, जब भी आप ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन करोगे, तब कई डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन आपको याद रखना जरूरी है ये इस टॉपिक के लिए, और हमेशा के लिए है वैसे, पर इस टॉपिक में ये जरूर आपके लिए वहां पे वो दिखेंगे। तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है। इस डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन को अगर आपने देखा और जब भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्यों बोला गया है वहां पे, तो आपको डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। ओके। तो पहला है, देखिए, एवरेज रेट। एवरेज रेट
is the mean of the exchange rates in the force during a period. यानी समझो आपका 1 साल का पीरियड है, हर महीने एक्सचेंज रेट आपका चेंज हो जाता है। तो समझो आपका हर 12 महीने का आपका टोटल पीरियड है, टोटल फाइनेंशियल ईयर है, हर महीने आपका एक्सचेंज रेट बदल देता है। यानी समझो $1 की कीमत है 70 रुपीज, $1 की कीमत 70 रुपीज है। पहले महीने में जनवरी में 70 हुआ, फरवरी में 65 हुआ, फिर मार्च में हो गया 70, यानी ऐसे बदलते जाता है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये टोटल 12 महीने की टोटल करनी है और डिवाइडेड बाय अगर 12 करोगे आप, राइट, 75 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 65 जो भी है वो चेंजेस, तो डिवाइडेड बाय अगर 12 करोगे तो आपको इस साल का एवरेज रेट मिलेगा। ओके, तो वो जो एवरेज रेट होता है उसे बोला जाता है एक्सचेंज रेट का एवरेज। ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट इज द एक्सचेंज रेट एट द बैलेंस शीट डेट। यानी बैलेंस शीट जब आप क्लोज करते हो उस डेट को जो आपका एक्सचेंज रेट रहेगा, यानी समझ लीजिए आपने ओपनिंग, जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर ओपन किया आपने, उस टाइम $1 का रेट था 75 रुपीज। ओके, तो अगर $1 चाहिए आपको तो 75 रुपीज देना पड़ता था, और बैलेंस शीट जब आप क्लोज कर रहे हो उस टाइम उसका रेट हो गया 70। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि क्लोजिंग रेट क्या है आपका, बैलेंस शीट डेट का क्लोजिंग रेट क्या है, तो आपको आना चाहिए वो 70 रुपीज। ओके, वो तो ओपनिंग था, जो आपने फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट किया वो 75 ओपनिंग था, पर क्लोजिंग के वक्त कितना था 70, तो 70 इज योर क्लोजिंग रेट। ओके, नेक्स्ट, exchange difference is the difference resulting from reporting the same number of units of a foreign currency in the reporting currency at a different exchange rate। यानी ये एक्सचेंज डिफरेंस जो रहता है, ये एक्सचेंज डिफरेंस आपका करेंसी यानी आपका रिपोर्टिंग करेंसी मतलब क्या होता है, जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हो जिस कंट्री का, राइट, उस कंट्री का जो करेंसी है उसको रिपोर्टिंग बोलते हैं, क्योंकि आप इंडियन रुपीस में रिपोर्ट करने वाले हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रिपेयर करने वाले हो, राइट, तो उसे रिपोर्टिंग करेंसी बोलते हैं। ओके, फॉरेन करेंसी मतलब दूसरे कंट्री का जो भी करेंसी रहेगा उसको फॉरेन करेंसी बोलते हैं, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं, एक्सचेंज डिफरेंस इज द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम रिपोर्टिंग द सेम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए फॉरेन करेंसी इन द रिपोर्टिंग करेंसी एट अ डिफरेंट एक्सचेंज रेट, राइट। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं अभी, जो आपका रिपोर्टिंग कंट्री का जो भी करेंसी है और फॉरेन करेंसी है, तो उस डेट को जो डिफरेंशिएट रहेगा यानी डिफरेंस रहेगा दोनों का, वो डिफरेंस मतलब एक्सचेंज डिफरेंस रेट। ओके, दोनों का कितना डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको वहां पे लेना है। ओके, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट इज द रेशियो फॉर एक्सचेंज ऑफ टू करेंसी। एक्सचेंज रेट किसे बोला जाता है, जो एक्सचेंज आप कर रहे हो टू करेंसी का यानी टू कंट्रीज का, उसका एक रेट फिक्स करते हो, रेशो फिक्स करते हो। जैसे कि $1 अगर आपको चाहिए तो आपको 70 रुपीज देना पड़ेगा, तो ये एक्सचेंज रेशो हो गया आपका, एक्सचेंज रेट हो गया आपका। ओके, फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन असेट कुड बी एक्सचेंज और लायबिलिटी सेटल्ड। यानी फेयर वैल्यू क्या होता है, जो असेट आपका रहता है और लायबिलिटी रहता है आप सेटल करते हो। यानी कैसे करते हो, एक असेट दूसरे लायबिलिटी के साथ जब भी सेटल करते हो तब एक फेयर वैल्यू, एक अमाउंट आप निकालते हो, यानी दोनों का भी नुकसान ना हो ऐसे एक अमाउंट निकालते हो, तो उसको फेयर वैल्यू बोला जाता है। मॉनेटरी आइटम्स are money held and assets and liabilities to be received or paid in fixed or determinable amounts of money, cash, receivables, payables। मॉनेटरी आइटम्स कौन कौन से रहते हैं, जो आप असेट्स और लायबिलिटीज आपके रिसीव करते हो और समझो पेड करते हो किसी अमाउंट, जो कैश होता है, रिसीवेबल्स होता है, पेबल्स होते हैं, वो सब मॉनेटरी आइटम्स है। ओके, non-monetary items are assets and liabilities other than monetary items, fixed assets, inventories, investment, ये सब non-monetary है। यानी ये पैसे का इसमें टर्म्स नहीं होता, यानी फिक्स असेट्स, आप फिक्स असेट्स दे रहे हो तो फिर फिक्स असेट दे रहे हो तो मॉनेटरी आइटम्स नहीं, पर यहाँ पे कैश दे रहे हो आप
रिसीवेबल्स होता है वो कन्वर्ट होता है कैश में, पेबल्स होता है वो कैश में कन्वर्ट करके ही पे करना पड़ता है, इसलिए ये मॉनेटरी आइटम्स है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। ओके, रिपोर्टिंग करेंसी इज द करेंसी यूज्ड इन प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हो, जिसका भी रिपोर्ट आप कर रहे हो, उस रिपोर्ट का जो करेंसी है, जो रिपोर्ट जिस करेंसी में आप रिपोर्ट करोगे उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग करेंसी। जैसे कि इंडियन कंपनी का अगर रिपोर्ट है तो वहां पे इंडियन करेंसी आएगी। ओके, इंडियन कंपनी अगर रिपोर्ट कर रही है फाइनेंशियल तो इंडियन करेंसी में करना चाहिए। ओके, फॉरेन करेंसी इज द करेंसी अदर देन रिपोर्टिंग करेंसी ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी आपका जो रिपोर्टिंग करेंसी है, रिपोर्टिंग मतलब आप जब रिपोर्ट कर रहे हो वो जो करेंसी यानी इंडियन करेंसी समझो, वो इंडियन करेंसी छोड़ के जो भी जिस कंट्री का दूसरे कंट्री का जो भी करेंसी रहेगा उसको बोला जाता है फॉरेन करेंसी। ओके, अकाउंटिंग प्रोसीजर देखिए, अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या करनी है, record the initial transaction entered in foreign currency by converting in Indian rupees by multiplying the transaction amount with the foreign exchange rate as on the date of transaction। यानी उस डेट को आपने जब भी अगर ट्रांजैक्शन किया, समझो परचेस का ट्रांजैक्शन किया, तो परचेस का ट्रांजैक्शन आप इंडियन रुपीज में आपको फॉरेन करेंसी के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी परचेस मतलब इंपोर्ट किया आपने, समझो यूएस से आपने इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट करने के बाद उस डेट को क्या एक्सचेंज रेट है उस हिसाब से आपको इंडियन रुपीज में वो कन्वर्ट करना जरूरी है। ओके, इनिशियल स्टेज पे। ओके, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली व्हेन द पेमेंट is made or is received in the same year, it should be recorded at foreign exchange rate on the date of settlement। यानी आपने अगर कुछ पेमेंट किया है, आप जब भी इंपोर्ट करते हो तो पेमेंट देना पड़ता है, जब एक्सपोर्ट करते हो यानी सेल करते हो तब आपको पेमेंट मिल जाता है दूसरे कंट्री से। तो आपको क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज रेट में वो सेटलमेंट जब आप कर रहे हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ वो कंपेयर करके आपको वहां पे लेना है। ओके, any profit or loss arising due to the exchange fluctuation should be treated as revenue items and hence it should be transferred to profit and loss account at the end of the year। यानी उन्होंने क्या बोला है, अभी समझो एक उदाहरण के लिए लीजिए, आपने परचेस किया, तो परचेस समझो आपने 75 रुपीज से परचेस किया। ओके, और आप समझो क्रेडिट से परचेस किया, आप उसी टाइम पैसा नहीं दे रहे हो उसको, यानी आपने इंपोर्ट किया है यूएस से और $1 का रेट है 75 और आप पेमेंट देना है आपको, पर पेमेंट उसी दिन नहीं दे रहे हो, आप क्रेडिट से पेमेंट दे रहे हो, राइट, तो इंस्टॉलमेंट से दे रहे हो, हर महीना पेमेंट दे रहे हो। तो आपको याद रखिए उस टाइम आपका रेट क्या था, जब परचेस किया था, जब इंपोर्ट किया था 75 रुपीज, और आप पेमेंट दे रहे हो, समझो आज दिसंबर में किया आपने और जनवरी में आप पेमेंट दे रहे हो, जनवरी में रेट हो गया 65, तो क्या हो गया, आपको पेमेंट देना था 75 रुपीज से क्योंकि आपने परचेस 75 रुपीज से दिया, पर आप अभी एक्चुअल में पेमेंट कितने में कर रहे हो, 65, यानी 10 रुपीज का गैप है, राइट। तो ये 10 रुपीज का गैप मतलब क्या हुआ, आप पेमेंट कम कर रहे हो, तो ये आप प्रॉफिट में हो, राइट। ये जो प्रॉफिट रहता है वो आपको कहाँ पे देना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट निकाल के वहां पे देना है और वो ट्रांसफर करना है लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, अगर समझो उल्टा समझ लीजिए, 75 रुपीज आपका रेट है जब परचेस किया आपने और जब आप पेमेंट दे रहे हो 80 रुपीज से, जनवरी में पेमेंट दे रहे हो 80 रुपीज से, तो ज्यादा दे रहे हो आप पेमेंट 5 रुपीज, तो वो जो लॉस है आपका, वो लॉस आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को ट्रांसफर करना है और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देके क्लोज करना है। ओके, एनी बैलेंस पेबल और रिसीवेबल टू अ फॉर्म ऑफ फॉरेन पार्टी एट द एंड ऑफ द ईयर शुड बी एडजस्टेड एट द क्लोजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी अगर समझो 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका फाइनेंशियल ईयर है, ओके, और आपने 1 अप्रैल को परचेस किया यूएस से, ओके, एक मशीनरी परचेस किया और आप पेमेंट कैसे दे रहे हो, समझो 4 मंथली दे रहे हो, 6 मंथली दे रहे हो, राइट। तो आपके पेमेंट के जो इंस्टॉलमेंट है 1-2 साल चलते रहेंगे, तो पहला साल आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, समझो इस 1 अप्रैल आपको टोटल 4 इंस्टॉलमेंट देने हैं, उसमें से 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपने 2 इंस्टॉलमेंट दे दिया, राइट, तो अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा वो, राइट। पर याद रखिए जब भी आप 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज करोगे तब आपको जो भी एक्सचेंज रेट है उसके साथ
ये यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है, यानी ये नॉमिनल अकाउंट होता है, वो क्लोज करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि फॉरेन एक्सचेंज आपका रेट, क्लोजिंग रेट क्या है, और क्लोजिंग रेट के हिसाब से आपको वहां पे एडजस्ट करना जरूरी है, लास्ट में क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ती है। ओके, आप पेमेंट नहीं दे रहे हो पर वहां पे अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। क्यों अकाउंट क्लोज करना पड़ता है? क्योंकि 31 मार्च को आप फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने वाले हो, तो आपको याद होना चाहिए आपकी कंडीशन क्या है उस दिन की, उस दिन आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। एक्चुअल में आपका कैश नहीं जा रहा है पर दिखाना पड़ता है आपको। ओके, नेक्स्ट, टू द फॉरेन एक्सचेंज रेट for any payment made or received in the subsequent year should be compared with the closing rate of the earlier year to find out the profit or loss on the exchange fluctuation। यानी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आप जब नेक्स्ट ईयर में चालू करोगे, क्योंकि अभी भी 2 आपके इंस्टॉलमेंट बाकी है, राइट, जो एग्जाम्पल पीछे का लिया, तो 2 आपके अभी भी बाकी इंस्टॉलमेंट, वो 2 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट ईयर में चालू होंगे फिर से, राइट। तो आपको क्या करना है मालूम है? जब आपने परचेस किया था वो रेट नहीं लेना है, जो आपने 31 मार्च को क्लोज किया ना, क्लोजिंग रेट दिखाया ना, वो आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग रेट रहेगा, याद रखिए। यानी एक उदाहरण के लिए आपको देता हूं, समझो आपने 1 अप्रैल को परचेस किया 75 रुपीज से, ओके, और आप 2 हफ्ते में इस साल, टोटल 4 हफ्ते देने हैं पर 2 हफ्ते इस साल आप दे रहे हो उसको पेमेंट, ओके, 6 मंथली दे रहे हो, तो 6 मंथली आपने उसको पेमेंट दे दिया, तो नेक्स्ट ईयर में आपके 2 हफ्ते अभी भी बाकी है। समझो क्लोजिंग रेट यानी 31 मार्च को क्लोजिंग रेट आपका हो गया 70 रुपीज, ओके, तो 70 रुपीज आपका क्लोजिंग रेट हो गया। तो नेक्स्ट ईयर में जब 1 अप्रैल चालू होगा तब आपको ये ओपनिंग रेट लेना है 70 रुपीज। जब आपने परचेस किया था 75, उससे कंपेयर मत कीजिए, वो उसी साल करना है आपको कंपेयर, जब आपने परचेस किया 75 रुपीज हो गया ना, उसी साल करना है। नेक्स्ट ईयर में जब आप पेमेंट करने जाओगे तब जो भी आपका क्लोजिंग रेट रहेगा 70, वो आपको नेक्स्ट ईयर में फॉलो करना है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, जनरल इंट्रीज है, जनरल इंट्रीज नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।